नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। दूसरे चैप्टर का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कैसे एक आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आई के साथ क्या क्या डिजीजेस इन्वॉल्व होते हैं और उनके बारे में हम लोग करेक्शंस कैसे कर सकते हैं। नाउ आइस जो है, व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट द होल आइस इज बेस्ड ऑन? रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। तो द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पहले हिस्से में हम लोगों ने हमारे आइस और डिफेक्ट्स के बारे में सीखा। अब हम लोग रिफ्रैक्शन को इन द नेचुरल वर्ल्ड में देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ। अलग अलग तरह के सिचुएशंस में किस तरह से रिफ्रैक्शन काम आता है वो सब कुछ हम लोग अभी समझने वाले हैं। और डोंट म्यूट योरसेल्फ, कोई भी म्यूट मत करिए। ठीक है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म और पिरामिड के बीच में क्या होता है फर्क? जब तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर साइड्स हो उसे हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है। व्हेन यू हैव रेक्टेंगुलर साइड्स यू कॉल इट अ प्रिज्म। जब तुम्हारे पास ट्रायंगुलर साइड्स होते हैं सारे के सारे, यू कॉल इट अ पिरामिड। सो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट टू लैटरल सरफेसेस। ठीक है, इंक्लाइंड एट ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल। तो हमारे पास यहाँ पे लेट्स एक्चुअली लुक एट द डायग्राम ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, एक सेकंड रुको। शेष, लैपटॉप में एस दबाना। ठीक है। सो हमारे पास जो प्रिज्म है ना, तुम लोगों को दिख रहा है? तुम लोगों को टैब दिख रहा है अच्छे से? ओके। हमारा जो प्रिज्म होता है इट इज अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की तरह दिखने वाला एक चीज होता है। ठीक है। तो यहां से हमारा लाइट आ रहा होता है, एक एक ट्रायंगुलर साइड से हमारा लाइट एंटर कर रहा होता है और दूसरे ट्रायंगुलर साइड से वो लीव करता है। ठीक है। सो ये जो दो प्रिज्म्स के बीच में दो साइड्स ऑफ द दिस इज दीस टू आर द रिफ्रैक्टिव साइड्स। ये वाला और ये वाला तुम्हारे क्या है? दीस आर नोन एज द रिफ्रैक्टिव साइड्स। तो ये एक डायग्राम ऑफ हम लोग प्रिज्म बनाने वाले हैं। प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास सब्सटेंस जिसके पास दो से अधिक एटलीस्ट थ्री सरफेसेस होते हैं, जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं, जिसके दो साइड्स के थ्रू तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ प्रिज्म। सो प्रिज्म का शेप होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल। ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। नाउ ये जो एंगल है, अगर ये हमारा प्रिज्म का बेस है, इफ दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, सो ये वाला जो एंगल होता है ना हमारे पास, दिस एंगल इज नोन एज थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म एंगल। थीटा इज कॉल्ड द प्रिज्म एंगल। नाउ ये है मेरे दो रिफ्रैक्टिव साइड्स, इसको मैं मान लेता हूं ए B and C. AB and AC are the two refractive sides of the prism. ठीक है। AB और AC क्या है मेरे? They are my two refractive sides. That is, light एक जगह से एंटर कर रही है और दूसरी जगह से वो बाहर निकल रही है। ठीक है। नाउ एक लाइट को आता हुआ देखे, यहां से तुम्हारे पास एक लाइट एंटर कर रही है। नाउ इस लाइट ने क्या किया है? यहाँ पे जैसे ही मैंने लाइट को एंटर किया, तो ये जो रे होता है इसको हम लोग बोलते हैं द इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल बना रहता है। ठीक है, दिस इज नोन एज द नॉर्मल। ठीक है। अब ये जो नॉर्मल हमारा क्या होता है? हमारे प्रिज्म के 90 डिग्रीज होता है। वी नो दैट नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारा ये जो इंसिडेंट रे है इस प्रिज्म के अंदर घुस रहा है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे तुम्हारे प्रिज्म के अंदर घुस रहा है एंड यूजुअली दिस रे इज पैरेलल टू दिस क्या बोलते हैं, बेस। हमेशा ये वाला जो रे होता है ना, ये तुम्हारे इस बेस के पैरेलल होता है।
कैन यू सी दैट? ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से एक क्या करना है, नॉर्मल बनाना है। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट अ नॉर्मल हियर। नाउ अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, द रे अगेन रिफ्रैक्ट कर रहा है और तुम्हारा इस तरफ जा रहा है। ठीक है, सो लाइट एंटर्ड लाइक दिस, लाइट तुम्हारा यहाँ पे ऐसा गया और यहाँ से बाहर निकल गया। सो अगर मैं इसको बोल दूं, लेट्स कॉल इट एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ये जो एक्स वाई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं द इंसिडेंट रे, और वाई जेड को हम लोग बोलते हैं द रिफ्रैक्टेड रे, और जेड डब्ल्यू को हम लोग बोलते हैं द एमर्जेंट रे, एमर्ज होके दूसरे साइड से बाहर निकल रहा है। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द एमर्जेंट रे। ये दिख गया? हाँ, नॉर्मल कहां से? वो तो तुम्हारे देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नॉर्मल? नॉर्मल मतलब तुम्हारे सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए बस। अगर ये तुम्हारा सरफेस है तो ये नॉर्मल, बीच से जाना जरूरी नहीं है। ये भी तुम्हारा नॉर्मल हो सकता है, ये भी तुम्हारा नॉर्मल हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए बस। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर अ नॉर्मल, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ ये जो एन एन डैश है और एम एम डैश, इसको मैं लिख देता हूं एन एन डैश एम एम डैश। ये एन एन डैश जो है, एंड एन एन डैश इज द नॉर्मल on the incident side, और m m dash जो है is the normal on the emergent side। ठीक है, इंसिडेंट साइड और एमर्जेंट साइड के ये दोनों के दोनों हमारे नॉर्मल बन जाते हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पे और क्या क्या है, थीटा हो गया, फिर उसके बाद हमारा ये ग्लास प्रिज्म, हाँ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट विल दिस बी कॉल्ड, थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों, दिस विल बी थीटा आर, ये भी थीटा आर है। दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो एंगल है यहां पे थीटा ई, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वन और टू दोनों अलग अलग होते हैं, अभी के लिए तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। एंड एट द एंड हमारे पास एंड में क्या होता है, थीटा ई, विच इज नोन एज द एंगल ऑफ एमर्जेंस। यहां तक किसी को डाउट है? पक्का? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस, ये तीनों के तीनों क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं एक और डायग्राम बनाने वाला हूं। ठीक है, ओके, नाउ ये है मेरा इंसिडेंट रे, है ना, दिस इज माय इंसिडेंट रे। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस इंसिडेंट रे को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे करके। ठीक है, स्ट्रेट एक्सटेंड कर दिया, और ये है मेरा एमरजेंट रे। एमरजेंट रे को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ये दोनों के दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना? हाँ, ये दोनों के दोनों जहां पे मीट करते हैं, इस पॉइंट में अगर हम लोगों ने एक एंगल बना दिया ऐसा, ठीक है, इस दोनों पॉइंट में हम लोगों ने अगर एक एंगल बना दिया ऐसा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये जो एंगल है ना, ये हमारा डेल्टा बन जाता है।
दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डीविएशन। ठीक है। सो अगर हमारे पास एंगल ऑफ डीविएशन का मतलब क्या है समझने की कोशिश करो। अगर हमारे पास यहाँ पे एक प्रिज्म नहीं होता तो ये क्या करता, ये इसका पाथवे होता ए बी और सी, सीधे चले जाता। मगर क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या किया है, यू हैव प्लेस्ड द प्रिज्म हियर, प्रिज्म रखने के कारण तुम्हारा यहाँ पे जो लाइट है इट वेंट लाइक दिस, बेंड हुआ और दूसरे डायरेक्शन में चला गया। ठीक है। सो दिस इज नोन एज लाइट केम लाइक दिस, लाइट ऐसे आया, यहां पे गया और यहां पे चला गया। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन? द एंगल between the incident ray and the emergent ray is called the angle of deviation. The angle between the incident ray and the emergent ray is called the angle of deviation. इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करते हुए गए, एमरजेंट रे को हम लोगों ने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। हाँ, डिविएशन का काम होता है उस प्रिज्म का बेंडिंग एबिलिटी देखना, कितना ज्यादा तुम्हारा लाइट को बेंड करके लेके जा रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब। हाँ क्या सेम नहीं, वो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग चीजों में, एंगल थीटा, ये पूरे के पूरे 12th क्लास में तुम्हारा 3 पेज का डेरिवेशन बनता है। ये कैसे हम लोग हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म का एंगल निकालेंगे, एंगल ऑफ डिविएशन कैसे करेंगे, पूरा का पूरा हाँ हाँ, एंगल तुम्हारा ये थीटा पे डिपेंड करता है और इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है। इंसिडेंट एंगल कितना है और हाँ हाँ हाँ, नहीं, अगर तुम्हारा दोनों प्रिज्म का ऐसा है लाइक एंगल चेंज, हाँ देन सेम होगा। टू प्रिज्म्स मेड विद द सेम मटेरियल having the same angle prism angle and having the same angle of incidence will deviate at the same angle। हाँ, डेंसिटी तो तुम्हारा, अगर मैंने यही तो बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो फिर क्या चीज है, लाइट ओनली डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसिटी अलग हो मगर अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होके आ रहा है, यूजुअली ऐसे देखने को नहीं मिलता, यूजुअली देखने को नहीं मिलता। अगर डेंसिटी बदल रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी थोड़ा बहुत बदलता ही है। ठीक है। मगर ये चीज तुम लोगों को याद रखना, क्या चीज याद रखनी है, द डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है। The angle between the incident ray and the emergent ray is called the angle of deviation। इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप तुम लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। हाँ, यही है हमारा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमें क्या क्या चीजें पे क्या क्या चीजों को लेबल करना है, इसको लेबल करना है एज द एमरजेंट रे, इसको लेबल करना है एज द इंसिडेंट रे, इसको लेबल करना है एज द रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारा हो गया प्रिज्म, ये हो गया हमारा प्रिज्म एंगल। ठीक है, इसको यूजुअली ए से डिपिक्ट करते हैं, प्रिज्म एंगल। फिर उसके बाद प्रिज्म के ए बी सी करके लिख दो, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ एमरजेंस, ये हो जाएंगे तुम्हारे दो रिफ्रैक्टिव एंगल्स, ये और ये, दिस विल बी द टू रिफ्रैक्टेड एंगल्स। तो ये सारे के सारे अगर चीजें करोगे तो 1.5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेबलिंग करने के 1.5 मार्क्स होते हैं। हाँ, पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया, लेबल कर दिया, तुमने अच्छे से लिख दिया, सो यू विल गेट 1.5 मार्क्स टोटल। नेक्स्ट, तो चलो थोड़ा बहुत इसके बारे में थ्योरी सीख लेते हैं। ठीक है, ये तो बना, ठीक है। सो in the diagram given above, a ray of light PQ enters from the air to the glass on the surface। जो इंसिडेंट सरफेस है वहां पे एंटर कर रहा है। As a result, the light ray undergoes refraction and it is bending
टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए तुम्हारा एंगल कम हो गया है ना। एंगल जो इंसिडेंट एंगल है और तुम्हारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, उसमें तुम्हारा रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू बहुत कम है ना। तो because it is light is traveling from air, which is a rarer medium, to glass, which is a denser medium, it has to bend towards the normal. Normal की तरफ bend कर गया. Now, as a result, the light rays undergo refraction and bend towards the normal. At the second surface क्या हो रहा है? Light is exiting from the rarer medium, sorry, denser medium, and it is going back to the rarer medium. इसके कारण क्या हो रहा है? तुम्हारा जो एंगल है, एंगल ऑफ एमर्जेंस जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारा बेंडिंग देखने को मिलता है. You get to see a bending. मगर what is the difference between refraction through a glass slab and a prism? हाँ, दोनों की दोनों चीजें हम लोगों ने सीखी. लाइट एग्जैक्टली तुम्हारा जब when we are discussing about the ये ग्लास स्लैब, क्या होता है, द एमर्जेंट रे, जो हमारा एमर्जेंट रे है ना, वो इट डज नॉट, जो हमारा एमर्जेंट रे होता है, इट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, बिल्कुल पैरेलल होता है. थोड़ा बहुत तुम्हारा लैटरल शिफ्ट देखने को मिलता है, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली पैरेलल. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्लास स्लैब एंड अ प्रिज्म. प्रिज्म को, अगर एक ग्लास स्लैब को तुम्हें प्रिज्म के फॉर्म में काट दोगे, क्या होगा, the incident ray and the refracted ray will not be parallel to each other. समझ में आ गया? So the incident ray and the refracted ray are parallel to incident ray and the emergent ray are parallel to each other in the case of a glass slab, a rectangular glass slab, but for a prism the incident ray will never be parallel to the refracted ray. समझ में आ गया? इंसिडेंट रे कभी भी रिफ्रैक्टेड रे के पैरेलल नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत हम लोगों को डिविएशन देखने को मिलता है, और इस डिविएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द एंगल ऑफ डिविएशन. समझ में आ गया? द एंगल ऑफ डिविएशन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे. आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ चुका है अच्छे से. ठीक है. नाउ, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. तो बचपन में तुम लोगों ने सीखा है दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. रॉय जी बिव या फिर विबग्योर. ठीक है, रॉय जी बिव इज द एक्चुअल ऑर्डर, क्योंकि रेड सबसे ऊपर होता है और वायलेट सबसे नीचे होता है. जब भी हम लोग रेनबो देखते हैं, वी हैव द रेड लाइट. ठीक है, हाँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तुम्हारा पूरा का पूरा नीचे से ऊपर की तरफ. रॉय जी बिव, आर फॉर रेड, ऑरेंज, yellow, red, orange, yellow. G, R, Roy, G, green, BIV, that is blue, indigo, violet. ठीक है, रॉय जी बिव. ना इसका एक स्टोरी बताता हूँ. न्यूटन ने ये डिस्कवरी की थी. ठीक है, न्यूटन ने क्या किया था, एक्चुअली 6 कलर से दिख रहे थे, मगर वो फैसिनेटेड था 7 के नंबर के साथ. हाँ, उसको लगता था 7 एक बहुत मैजिकल नंबर है, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि हाँ, ये कलर जो है ना, थोड़ा सा मेरे को, ये वायलेट भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, लेट्स कॉल इट इंडिगो. इंडिगो बोला था उसने. इसलिए हम लोग अभी भी सीखते आ रहे हैं कि जो रेनबो है, उसके पास 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं और कंटिन्यूस कलर्स होते हैं. तुमने कभी रेनबो में बीच में गैप देखा है? नहीं ना. एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, रेड से लेके पूरा का पूरा वायलेट तक. यू सी ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. ठीक है, ये होता क्यों है वो समझने की कोशिश करते हैं. द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्स कर देना. ठीक है, डिस्पर्स कर देना. सोल्जर्स जब डिस्पर्स हो जाओ करके बोला जाता है, क्या करते हैं, दे ऑल गो देयर सेपरेट वेज. ठीक है, हाँ. तो इस तरह से क्या हो रहा है, लाइट के पास जो 7 अलग अलग कलर्स थे, वो जैसे ही प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, दे ऑटोमेटिकली बिकम व्हाट, दे बिकम स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. इज देयर अ डाउट हियर, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? हाँ, व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर घुसी, प्रिज्म से वो अलग अलग 7 अलग अलग कलर्स में बदल गई. एनी डाउट्स? नो. ठीक है. नाउ, the violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. The band of 7 different colors is known as a spectrum. Isaac Newton
was the first one to use a glass prism to obtain a spectrum of light. वरना पहले क्या होता था? पहले जब बारिश होती थी, बारिश होने के बाद तुम्हारा जो हवा में जो मॉइस्चर होता था, उसके थ्रू जब लाइट आती थी, तब हमें एक रेनबो देखने को मिलता था इन द स्काई ऑलवेज। ठीक है? रेनबो देखना है तो क्या करना होगा? सूरज के डायरेक्शन में देखना होगा क्या? नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सूरज पीछे है, मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फोकस करो। सूरज तुम्हारे सर के पीछे है, ठीक है? लाइट तुम्हारे पीछे से आ रही है और वो तुम्हारे आगे रेन ड्रॉप्स के थ्रू पास होके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके तुम्हारा एक रेनबो बना रही है। उसके बारे में भी हम लोग अभी सीखने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। ठीक है? और ये यूजुअली बारिश से पहले या बारिश के जस्ट बाद, यूजुअली बारिश के जस्ट बाद देखने को मिलता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पानी का कंटेंट रहता है और पानी के कंटेंट होने के कारण पानी जो है उसको 7 अलग अलग कलर्स में आसानी से स्प्लिट कर देता है। हर बार रेनबो आता है। रेनबो आने के लिए तुम्हें बस सूरज जहां है ना, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है, बस वहां पे रेनबो होगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन और इन सब चीजों के कारण थोड़ा डिस्पर्शन देखने को मिलता है, मगर यूजुअली मैंने बहुत बार देखा है रेनबो, बहुत बार, बहुत ऐसे करके आता है तुम्हारा ऐसे करके। नाउ क्या? हम्म A similar band of 7 colors is produced when a beam of white light from an electric bulb falls on a triangular glass prism. तो usually जो white light होता है, it forms 7 different colors. समझ में आ गया? तो सिर्फ सन की ही जरूरत नहीं है, हमारा जो बेसिकली इससे पता क्या चलता है। अनुष्का क्या लिख रही हो? मैंने अभी लिखने के लिए कुछ बोला भी नहीं है। ठीक है? A similar band of 7 colors is produced when a beam of white light forms an electric bulb falls on a triangular glass prism. Triangular glass prism. एक काम करो, तुम लोग अपना ना कैमरा थोड़ा पीछे रख लो, ठीक है? कीप योर कैमरा लिटिल बिट एट द बैक। हाँ, मच बेटर। तो और नीचे कर लो तुम लोग, सो दैट आई कैन सी यू बेटर। ठीक है? नेक्स्ट, नाउ कॉज ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन होता क्यों है? लाइट रेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद द सेम स्पीड। स्पीड लाइट का सेम रहता है in vacuum or air, but in any other medium they travel with different speeds and bend through different angles, which leads to the dispersion of light. ठीक है? अलग अलग कलर्स जो होते हैं हमारे रेनबो में, जो 7 कलर्स हैं, उसमें से कोई गेस करके बता सकता है कौन सबसे ज्यादा बेंड होता है? रेड सबसे कम बेंड होता है। नीचे वाला वायलेट, एग्जैक्टली तुम्हारा। हाँ, इसलिए प्रिज्म को देखो, प्रिज्म को देखो, ये प्रिज्म के डायग्राम को देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है? द वायलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड होके नीचे जा रहा है, इट इज बेंडिंग द मैक्सिमम, whereas रेड लाइट बेंड्स द मिनिमम। ठीक है? इसलिए हमारा जो भी डेंजर वाला सिग्नल होता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट, एक अलग से टैंजेंट बता रहा हूं तुम लोगों को मैं। जो हमारा सिग्नल्स होते हैं ना, वो हमेशा स्टॉप के लिए लाल यू क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लाल रंग बहुत कम बेंड होता है, बहुत दूर से, एग्जैक्टली बहुत दूर से हम उस लाल रंग को देख सकते हैं। ठीक है? हाँ, डेंजर, जहां पे भी तुम्हें डेंजर या फिर जब तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करना होता है, लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? हाँ, सो लाल रंग, अगर तुमसे कोई पूछे ट्रैफिक लाइट का सिग्नल स्टॉप करने वाला लाल क्यों है, बोल देना लाल रंग सबसे ज्यादा कम तुम्हारा रिफ्रैक्ट होता है, सबसे ज्यादा कम बेंड होता है फ्रॉम इट्स पाथ। हाँ, ग्रीन वाला जो है तुम्हारा बीच में आता है। ठीक है? हाँ, येलो ग्रीन तो वो भी उतना ज्यादा बेंड नहीं होता, मगर रेड बिल्कुल बेंड नहीं होता, बिल्कुल सीधे जाता है तुम्हारा। ठीक है? हाँ, मतलब बेंडिंग होती है, मगर वायलेट की कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ठीक है? नाउ द रेड लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट लाइट हैज द मिनिमम वेवलेंथ। ओके, इनके पास, रेड लाइट के पास क्या होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, और वायलेट लाइट के पास मिनिमम वेवलेंथ होता है। नाउ, सो इन एनी मीडियम, red light travels faster and deviates the least, while violet light travels the slowest and deviates the maximum. violet light तुम्हारा बहुत धीरे ट्रैवल करेगा और रेड लाइट तुम्हारा बहुत
तेज ट्रैवल करेगा, ठीक है। रेड लाइट ट्रैवल्स रियली रियली फास्ट। नाउ व्हाई, तो बेसिकली व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस? सो हम सबको पता है कि अलग अलग कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। ये पता है वेवलेंथ क्या होता है? तुम लोगों को 9th क्लास में साउंड के चैप्टर में तुम लोगों ने सीखा है। व्हाट इज वेवलेंथ? हाँ, वो होता है, वेरी गुड। हाँ हाँ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, बेसिकली तुम्हारा वेव कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है। हाँ, इट लिटरली लुक्स लाइक दिस। हाँ, और तो बेसिकली दो क्रेस्ट और दो ट्रॉफ के बीच में, या तो दो क्रेस्ट हो जाए या फिर दो ट्रॉफ के बीच में तुम्हारा जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वन वेवलेंथ, ठीक है। हाँ, रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, वायलेट लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। सो मैक्सिमम वेवलेंथ स्पीड तुम्हारा क्या बोलते हैं ज्यादा रहेगा। नाउ वेवलेंथ जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना कम डिविएशन, ठीक है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका कम डिविएशन, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका ज्यादा स्पीड, ठीक है। वेवलेंथ जितना ज्यादा है उतना ज्यादा तुम्हारा स्पीड भी रहेगा। हमें क्लियर? हाँ, ये लॉजिक समझने की कोशिश करो। हाँ, लाइट, रेड लाइट हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो तुम्हारा बहुत स्ट्रेट बहुत तेजी से ट्रैवल करता है, जिसके कारण वो आसानी से लोगों को क्या बता पाता है कि आगे खतरा है, प्लीज थोड़ा धीरे से जाइए, या फिर प्लीज टेक कॉशन, प्लीज टेक कॉशन। ये क्योंकि हमारा रेड लाइट है, रेड लाइट बहुत कम डिविएट करता है फ्रॉम इट्स पाथ, इसलिए रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बार बार ये चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग जिंदगी में भूलो ना इस चीज को, ठीक है। बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास अगर दे रखा हुआ है देयर आर टू लाइट्स, एक लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, दूसरी लाइट की स्पीड कम है, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोलना है? जिसकी कम स्पीड है वो क्या करेगा? तुम्हारा ज्यादा डेविएट करेगा, जिसकी ज्यादा स्पीड है वो कम डेविएट करेगा, ठीक है। जिसकी ज्यादा स्पीड है वो कम डेविएट करेगा। नाउ रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि एक प्रिज्म जो है वो क्या करता है। एक प्रिज्म हमारे लाइट को 7 अलग अलग भागों में तोड़ तो देता है ना। इट ब्रेक्स द लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ये बात समझ में आ गई। मगर अगर दो प्रिज्म उल्टा उल्टा रख दिया, ठीक है, इफ यू कीप वापस व्हाइट लाइट आ जाएगी, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे देखो, लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। ओके, सो अगर मेरे पास एक प्रिज्म है ऐसा, ठीक है, और दूसरा प्रिज्म मैंने क्या किया है? उल्टा रख दिया, ठीक है। तो यहां से मेरी जो लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट जो आ रही है, ये क्या करेगा? ये लाइट ऐसे जाके अलग अलग वैल्यूज में डिस्पर्स कर देगा, ठीक है। दैट इज, यहाँ पे रेड होगा और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा? अरे हाँ, अरे मतलब सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो, ठीक है। हाँ, ऐसे जा रहा है। तो ये हो गया मेरा रेड, ये हो गया मेरा वायलेट, ठीक है। अब ये रेड और वायलेट लाइट जो है तुम्हारा क्या करेगा? फिर से रिकम्बाइन हो जाएगा, इट विल अगेन रिकम्बाइन इटसेल्फ, और तुम्हारा यहाँ से इट विल ट्रैवल लाइक दिस। थोड़ा गंदा बना दिया मैंने, मगर इट लिटरली वर्क्स लाइक दिस, ऐसे तुम्हारा वापस जुड़ जाता है और ऐसे चला जाता है। सो ये व्हाइट लाइट हुआ, ये तुम्हारा रेड से वायलेट, और यहाँ पे फिर से व्हाइट लाइट हमें बाहर देखने को मिल रही है, ठीक है। इसको ही को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो एक सेकंड को, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, ओके। So rainbows. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain showers.
It is caused by the dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. That means अगर हमारा सूरज यहाँ पे है तो हमारा रेनबो कहाँ पे बनेगा? सीधे सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा रेनबो बनेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे है तो यहाँ पे रेनबो बनेगा। अगर बारिश हो रही है, अच्छे से बारिश हो गई और बारिश होने के बाद तुम्हारा स्काई क्लियर हो जाता है। स्काई क्लियर होने के बाद जहाँ पे सूरज है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं तो तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? एक रेनबो देखने को मिलेगा। Now, causes of a rainbow क्या होता है तुम्हारे पास? Now, the water droplet acts like a small prism. They refract and disperse the incident sunlight, then refract it internally and finally refract it again. It comes out as out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach to the observer's eye. A rainbow can also be seen on a sunny day by looking at the sky through a waterfall or through a water fountain. ठीक है, दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास अगर यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम जब मॉल्स में जाते हो तो क्या होता है, बीच में एक बड़ा सा फव्वारा होता है ना। हाँ, फव्वारा क्या करता है? इट बेसिकली फिल्स the atmosphere with tiny droplets. और अगर सूरज की रोशनी पीछे से आ रही है तो तुम फव्वारे को इस डायरेक्शन से देखो, सूरज तुम्हारे पीछे होना चाहिए, तुम्हारे वहां पे एक ब्यूटीफुल रेनबो देखने को मिलता है। रेनबो जब एक वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू जाता है, दो चीजें होती है। पहला, तुम्हारा रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, वी नो रिफ्रैक्शन हो रहा है, मगर देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व विच इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा 12th क्लास का टॉपिक है, मगर इसका एक छोटा सा वेरी स्मॉल डिटेल मैं तुम लोगों को 10th क्लास में ही देना चाहूंगा। ठीक है, तो चलो वापस हम लोग हमारे टैब में जाते हैं। देखो, हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर देखो, यहाँ पे एक बाउंड्री मान लो, ठीक है, यू हैव अ बाउंड्री लाइक दिस। अब इस बाउंड्री के अंदर तुम्हारे पास ये है तुम्हारा रेयरर मीडियम और ये है तुम्हारे पास डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर तुम्हारा एक लाइट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। ठीक है, इफ अ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, यहां पे फोकस करो, इफ अ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, क्या होगा? वो अपने एंगल को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। अगर ये है तुम्हारा थीटा आई तो थीटा आर थोड़ा ऐसा हो जाएगा, दैट इज थीटा आर विल बी ग्रेटर। अब जितना ज्यादा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं, जितना ज्यादा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होगा? योर सॉरी ऐसे, ठीक है, तुम्हारा एंगल ऑफ एक सेकंड रुको, आई ड्रॉ इट बेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास ऐसा है तो तुम्हारा ऐसे चले जाएगा। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इमरजेंस या फिर रिफ्रैक्शन, जो भी हो गया। ठीक है, अब एक ऐसा एंगल आता है जहां पे लाइट तुम्हारी बाहर जाती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एंगल जहां पे तुम्हारा लाइट बेंड होके ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर बन जाता है, दैट इज द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्रीज के बराबर। प्लीज यहां पे देखो, यहाँ पे स्क्रीन में देखो। ठीक है, ये जो थीटा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं थीटा क्रिटिकल या फिर हमारा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, प्लीज फोकस करो, यहाँ पे हमारे पास थीटा आई है। जब हमारे पास थीटा आई था तो हमारा जो थीटा आर है बेसिकली बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये फिनोमिनन कब देखने को मिलेगा? जब एक लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। ठीक है, जैसे 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 तुम्हारा क्या बोलते, तुम्हारा थीटा आई बढ़ते जाता है वैसे वैसे तुम्हारा थीटा आर भी बढ़ता है। यहाँ पे फाइनली तुम्हारा पास एक थीटा क्रिटिकल देखने को मिलता है जहां पे तुम्हारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाता है। अब इसके ऊपर
इसके एक सेकंड को इसके ऊपर अगर मैं एक एंगल लगा दूं ना, तो ये बाहर जाएगा नहीं बल्कि अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट तुम्हारी बाहर नहीं जाएगी, वो अंदर के अंदर ही रहेगी। इट इज अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमिना। अब यहाँ पे देखो हमारा वाटर ड्रॉपलेट, देयर इज अ वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे, ठीक है। लाइट तुम्हारे इसके अंदर घुस, ये है हमारा नॉर्मल, वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस में हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक लाइट है, वो ऐसे घुस रही है। लाइट को मैं एक अलग कलर से बना देता हूँ। लाइट जो है तुम्हारी ऐसे घुस रही है, ठीक है। लाइट घुसी, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट होके, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड एंगल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन यू हैव अ नॉर्मल लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड, वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को फिर से अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। वो अपने आप को, आई डोंट नीड दिस नॉर्मल हियर, वो अपने आप को अंदर, हाँ बोलो। डायमंड के साथ भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड के साथ भी होता है, इसलिए डायमंड की चमक बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। लाइट तुम्हारे डायमंड के अंदर ट्रैप्ड हो जाता है। डायमंड को मगर अगर डायमंड के अंदर तुम्हें ये देखना है, तो डायमंड को तुम्हें एक पर्टिकुलर एंगल में काटना पड़ेगा, ताकि तुम लोगों ने हमेशा देखा होगा कि डायमंड का जो शेप होता है हमेशा ऐसा ही होता है। क्यों, क्यों ऐसा रखा है, गोल क्यों नहीं रखा? गोल रखेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू हैव दैट चमक, जैसे ही तुम एक रूम के अंदर एंटर हो, तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है या फिर तुम्हारे नेक में जो डायमंड है, इट शुड स्पार्कल, ठीक है। एक एक क्या बोलते हैं, लाइट, कुछ ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि ये डायमंड ही लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। डायमंड के अंदर क्या होता है, एक बार लाइट गलती से घुस गई ना, तो अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्ट करके फिर वो बाहर निकालता है। तो अंदर ही अंदर, हाँ बोलो। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, अरे अरे लोगों ने प्रैक्टिस, हाँ जस्ट क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, बाय लक आई गेस। हाँ एक सेकंड रुको अनुष्का, अरे तुम्हारा डाउट क्या था? शेप मैटर करता है, एग्जैक्टली शेप मैटर करता है। तुम्हारा ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, यहाँ वहां पे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना, ये जब खड़ा होता था, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बेंड हो जाता था। ऑप्टिकल फाइबर भी तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम्हें तुम्हें ये चीज पता है या नहीं मेरे को पता नहीं, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेट जो है लाइट के फॉर्म में ट्रैवल करता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो अगर दो ऐसे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है, तो यहाँ पे बंदा हम लोग क्या करते हैं, एक एक एंगल को, एक लाइट के एक रे को छोड़ते हैं, और वो कंटिन्यूसली ऐसे ही अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हुए आगे जाता है, बिना बाहर जाए। और अगर बाहर नहीं जा सकता तो क्या होगा, लाइट तुम्हारा बिल्कुल लॉस नहीं करेगा। शेप मैटर करता है। जब ये वायर सीधा था, बेंडिंग हो रही थी, बेंडिंग होने के कारण इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो मैंने फिगर आउट किया, इसलिए मैंने क्या किया है, मैं उसे ऐसे नीचे लेटा के रख देता हूं। दैट्स द रीजन वाई क्या हो रहा है, लाइट तुम्हारा आसानी से ट्रैवल कर पा रहा है। हाँ, हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो डेंसर से रेयर में जाना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको अनुष्का, तुम्हारा डाउट? हाँ, अरे ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं रहेगा, तो तुम्हारा बेंडिंग कैसे होगा? रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तुम्हें। रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यू नीड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बिना, तो तुम्हारा इट्स लाइक, अगर दो मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसका मतलब क्या है, लाइट बिना बेंड होते हुए चली जाएगी। खुद सोच के देखो तुम लोग कि तुम्हारा एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, सेम होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लाइट ज्यादा बेंड नहीं होती है ना। मगर तुम्हारा डायमंड, ये जो तुम्हारा ये व्हाट डू यू से, ये ऑप्टिक फाइबर, ये सारे के सारे दे ऑल हैव वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके कारण तुम्हारा जो लाइट है ऐसे बेंड होते हुए जाता है। तुम ऑप्टिकल फाइबर के, एक चीज दिखाता हूं मैं, आई आई जस्ट शो यू वीडियो जो तुम्हें क्या बिल्कुल क्या बोलते हैं, क्लैरिफाई करा देगा।
ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो हम्म, ये देखो देखो लिटरली लाइट तुम्हारे इस पूरे के पूरे केबल के थ्रू मूव करते हुए क्या कर रही है, बाहर निकल के आ रही है। हाँ, अंदर का कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि वो केबल तुम्हारा ऐसा है। यहाँ पे इसको देखो, ऑप्टिकल फाइबर देखा, लाइट बिना बाहर जाए क्या कर रही है, बिकॉज हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल रखा हुआ है, लाइट कहीं और नहीं जाएगी, सिर्फ नीचे की तरफ बेंड होते हुए हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट अलग अलग, इट इज जस्ट कॉन्सेप्ट आरएफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, देखो हम्म, तुम लोगों ने ये इंडिया गेट जब तुम लोग जाते हो ना, वहां पे बहुत सारे लोग अपने हाथ में एक ऐसा एक ऐसा एक वायर्स का एक ये रखते हैं, जहां पे एंड में डॉट 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 दिखता है, वरना पूरा का पूरा जो वायर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसे लोग बहुत सारे लोग डेकोरेटिव पीस की तरह भी रखते हैं, जहाँ पे यू कैन ऑल्सो डू दिस, ऑप्टिकल फाइबर खरीद सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर खरीद के यू कैन बंच इट अप, बंच करके नीचे एक लाइट रख दो और अच्छे से क्या बोलते हैं कवर करके रख दो। लाइट तुम्हारा उस फाइबर के थ्रू नहीं दिखेगा, एंड में तुम्हारे अलग अलग छोटे छोटे डॉट्स देखने को मिलेंगे तुम लोग, लाइट के डॉट्स है। क्योंकि तुम्हारा जो ये है ना, अगर तुम्हारा एक ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर को तुम कैसे भी तुम कर दो, तुम्हारा लाइट जो है हमेशा एक क्रिटिकल एंगल से ऊपर ही तुम्हारा इंसिडेंट होगा। यहाँ पे देखो, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। देखो फिर से मैं बताता हूं, जब तुम्हारा इंसिडेंट रे, when your incident ray was like this, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा था, तो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे जो था वो लंबा था, बड़ा था, दैट इज एंगल भी तुम्हारा क्या था, बहुत ज्यादा था। जब तुम्हारा इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ने लगा, तो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा। जब तुम्हारा एक सर्टेन पॉइंट आया, थीटा क्रिटिकल, थीटा क्रिटिकल में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, द रिफ्रैक्टेड रे का एंगल इज 90 डिग्रीज। अब इसके ऊपर जो भी, इसके इस एंगल के ऊपर जो भी लाइट इंसिडेंट होगी, वो क्या करेगी, पूरी की पूरी तरह से रिफ्रैक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यही चीज हमारे रेन ड्रॉप, जो ड्रॉप ऑफ वाटर है उसके अंदर हो रहा है। ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, इसको मैं फिर से मिटा के फिर से बनाता हूँ, ठीक है, अगले पेज में बनाता हूँ। सो दिस इज अवर वाटर, दिस इज अवर वाटर ड्रॉपलेट। ये हमारा क्या है, वाटर ड्रॉपलेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा एक तरह से लाइट एंटर कर रहा है, मान लो लाइट इज एंटरिंग लाइक दिस, जिसके कारण तुम्हारा बेंड हो रहा है, ठीक है, बेंड होके इट इज गोइंग लाइक दिस। यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा स्प्लिट होते हुए ऐसे एक रेनबो बन रहा है। टू बी मोर प्रिसाइज, यहाँ पे भी वही चीज हमें देखने को मिलती है, छोटा सा, ठीक है। फिर से एक फिर से बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। सो चलो एक चीज देखने दो मेरे को,
हाँ, और यहाँ से तुम्हारा रेनबो बाहर आ रहा है, ठीक है। दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट, दिस इज द सनलाइट, और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हम लोग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ से लाइट बाहर जा नहीं रही है, द लाइट इज नॉट गोइंग आउट, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरी की पूरी तरह से अंदर के अंदर तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। हाँ, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तभी तुम्हारा देखने को मिलेगा ये। हाँ, वाटर ड्रॉपलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, किसने बोला कम है, 1.33 है। डेंसर से रेयर में जा रहा है ना फिर से। एयर जब तुम्हारा एयर से तुम्हारा ड्रॉपलेट के अंदर जब गया तब स्प्लिटिंग होना शुरू हुआ। यहाँ एयर डेंसिटी मत बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो। हाँ, वाटर इज अ डेंसर मीडियम। हाँ, वाटर से ही जा रहा है तुम्हारा, लाइट अंदर घुस रही है, रेयर से डेंसर के अंदर जा रहा है, डेंसर से अब तुम्हारा यहाँ पे पहुंचने पर रिफ्रैक्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, लाइट तुम्हारा अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इनसाइड। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पॉट पे तुम्हारा क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है ये स्पॉट पे, ठीक है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, अंडरस्टूड। सो these droplets of rain act as tiny prisms, these droplets of rain act as बहुत छोटे 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 प्रिज्म्स की तरह एक्ट करते हैं, अंडरस्टूड दिस, अच्छे समझ में आया। हाँ, सो लेट्स गो बैक, टैब को थोड़ा एक सेकंड के लिए बंद कर लेते हैं एंड लेट्स गो बैक टू द बुक। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, the phenomenon the phenomenon of bending of light when it passes through the earth's atmosphere is known as atmospheric refraction। हाँ, इसको हटा दो, एक सेकंड को, ठीक है। मैंने गलती से पावर बटन प्रेस कर दिया था टैब का, इसलिए वो हो रहा था। चलो, हाँ बोलो। हम्म, हम्म। हाँ, एक देखो वहां पे हो क्या रहा है, हाँ, मगर थोड़ी और चीजें भी हो रही है वहां पे। क्या हो रहा है, जब तुम्हारा एटमॉस्फेयर के थ्रू जा रहा है, सी, एटमॉस्फेयर का एक कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। पहले लाइटर गैसेस ऊपर रहती है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली तुम्हारा क्या कर रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, बेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये धरती है मान, ठीक है, दिस इज द अर्थ, यहाँ से लाइट आ रहा है, और जैसे ही वो लाइट एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, लाइट बेंड होना शुरू हो जाती है, बेंड होके बेंड होके बेंड होके सीधे जो लाइट जा रही थी वो अब बेंड होके बेंड होके बेंड होके धरती के पास जा रही है, ठीक है। दिस बेंडिंग प्रोसेस, दिस बेंडिंग फिनोमिनन इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। When the light rays enters the earth's atmosphere, then it continuously goes from a rarer to a denser medium, or vice versa,
जब हमारा धरती क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, राइट जो है द अर्थ ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लाइट बैक इनटू द स्पेस। इसके कारण ही तो हम लोग मार्स से मून को क्या बोलते हैं, अर्थ को देख पाते हैं। मून से हम लोग अर्थ को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि लाइट क्या कर रहा है, अर्थ इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग लाइट, अर्थ इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन अर्थ, राइट। तो अब क्या हो रहा है, जब तुम्हारा लाइट अर्थ पे जाके गिर रहा है, इफ इट वाज स्ट्रेट लाइक दिस, सन से स्ट्रेट आ रहा था, तो रिफ्रैक्ट होते 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 तुम्हारे अर्थ के सरफेस पे जाके पहुंचता है, ठीक है। नाउ इसके कारण बहुत सारी चीजें होती है। Some phenomenon based on atmospheric refraction are as follows. Twinkling of stars. The twinkling of stars is due to atmospheric refraction of starlight. Starlight जो होता है, starlight एक point source of light होता है. Starlight is a point source of light. As the light travels from the star, enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction due to varying optical densities of the air around of various altitudes. The continuous changing atmospheric refraction of light causes light to basically refracts the light by different amounts. In this way, the starlight enters our eye, increases and decreases continuously as the star appears to twinkle at night. तो हमारा जो स्टार से आने वाला लाइट है ना, स्टार से आने वाला लाइट बेसिकली एक कंटिन्यूअस पाथवे था जब तक वो एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर को टच नहीं कर रहा, मगर जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को टच करता है वो बेंड होने लगता है, और बेंड होते वक्त क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जा रहा है। कंटिन्यूअसली तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा जो लाइट है हम बेसिकली डिम ब्राइट, डिम ब्राइट, डिम ब्राइट ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। और ये तुम्हारा ये जो डिम ब्राइट इफेक्ट है ना, वही कारण है तुम्हारे लाइट के ट्विंकल करने के कारण। एक्चुअल स्टार ट्विंकल नहीं कर रहे, एक्चुअल स्टार जो है तुम्हारे ऐसे क्या बोलते हैं अपने इसको चेंज नहीं कर रहे, समझ में आ गया। सो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। सो इन दिस वे द स्टारलाइट रीचेस अवर आई, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। कभी कभी बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है, कभी कभी बहुत कम लाइट आती है, फिर ज्यादा आता है फिर कम आता है, फिर ज्यादा आता है फिर कम आता है। हाँ हाँ, स्टार का जो लाइट है, स्टार का जो लाइट है जब हमारे आंखों की तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है, हमें कभी कभी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखने को मिल रही है। हाँ नहीं ना, हमारे हमारा जो लाइट है जब अर्थ की तरफ आ रहा है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसे कॉन्स्टेंटली बेंड करते जा रहा है। पहले बहुत कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इन द आउटर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, फिर जैसे जैसे लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर डीपर और डीपर और डीपर जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। ये कंटिन्यूअसली बढ़ते रहने के कारण क्या होता है, लाइट कभी कभी हाई इंटेंसिटी में आती है, कभी कभी लो इंटेंसिटी में आती है, कभी कभी हाई इंटेंसिटी में आती है, कभी कभी लो इंटेंसिटी में आती है, और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, जिसके कारण हम लोगों को डिमिंग देखने को मिलता है। वी गेट टू सी द डिमिंग इफेक्ट, समझ में आ गया, हम लोगों को डिमिंग देखने को मिल रहा है। ओके नेक्स्ट, ओके, the stars seem higher than they actually are, ठीक है। The stars appear to be slightly higher than its actual position when viewed from the horizon. As the light from the star enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction and bends towards the normal each time due to the atmospheric refraction. Therefore, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. Since the physical conditions of the Earth's atmosphere are continuously changing, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, कभी कभी गर्म हवा ऊपर जाती है, कभी कभी ठंडी हवा हमारे नीचे आती है, तो कंटिन्यूअसली हमारा रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा है। सो द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो, चलो एक सेकंड रुको, लेट्स गो बैक। यहाँ पे देखो, समझ लो दिस इज दी हमारा अर्थ का सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली वेरी करता जा रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा
दिस इज द अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ का सरफेस, ठीक है। और ये है हमारा द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, एक स्टार। स्टार की लाइट पहले एटमॉस्फेयर को टच करने से पहले सीधे आ रही थी, अब सीधे आने के बाद क्या हो रहा है, वो, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा और ऐसे, ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद वो धीरे 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 वो रिफ्रैक्ट होते 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 वो अपने पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे जो बेंडिंग देखने को मिल रहा है, आइडियली स्पीकिंग क्या होना चाहिए था तुम्हारा, द रे, इफ यू डिडंट हैव एनी रिफ्रैक्शन, द लाइट रे was supposed to go straight like this, ठीक है। मगर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, तुम्हारा लाइट रे धीरे 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 करके बेंड हो जा रहा है, ठीक है, बेंड हो रहा है। अब अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ खींच ले ऐसे करके, तो हमारा जो स्टार का पोजीशन है एक्चुअली हमें थोड़ा हाइयर देखने को मिलता है। ये है एक्चुअल पोजीशन, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार, ठीक है। एंड दिस इज वेयर वी सी, ये है अपेरेंट पोजीशन, ये है एक्चुअल पोजीशन, ये है अपेरेंट पोजीशन। तो यहाँ पे अगर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है ऐसे, ठीक है, अगर ये वो देख रहा है, उस स्टार को देखने की कोशिश कर रहा है, तो ही विल नॉट ऑब्जर्व द स्टार हियर, बट ही विल ऑब्जर्व द स्टार एट अ मच हायर पोजीशन, ठीक है। ही विल ऑब्जर्व द स्टार नॉट एट हियर बट एट अ मच हायर पोजीशन देन बिफोर, ठीक है। इसके कारण हमारा क्या होता है, स्टार्स का एक्चुअल पोजीशन हमें पता नहीं होता है, बिकॉज ऑफ आवर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया ये बात, क्लियर है, अच्छे से क्लियर है ये चीज। हाँ, स्टार्स का पोजीशन चेंज क्यों हो रहा है, स्टार्स का पोजीशन इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि देयर इज अ continuous refraction happening, there is a continuous refraction happening from here all the way to here, जिसके कारण तुम्हारा लाइट जो है धीरे 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 बेंड होते जा रहा है, इट इज बेंडिंग द लाइट फ्रॉम द स्टार इज बेंडिंग, ठीक है, बेंड हो रहा है। और बेंड होने के कारण हमारा आंखों तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा बेंड हो चुका होता है। फिर इसका जब हम लोग सीधे देखते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट हियर, हमें लगता है ये तो यहाँ पे है। ये बात समझ में आ गई? हाँ, हाँ, क्या, कहाँ पे, ठीक है, चलो, नहीं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। हमारे हम सब लोग अभी राइट नाउ वी आर सीइंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी कैन नॉट सी, ये ऑब्जर्वेशन करना है तो तुम्हें स्पेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो चेंज कर दो। सो द स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, ये वाला लाइन समझ में आ गया तुम लोगों को, किस तरह से हमारा जो स्टार का पोजीशन है थोड़ा हायर लेवल में क्यों दिखता है, इट अपीयर्स टू बी एट अ हायर पोजीशन बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, स्टार्स हमारे ट्विंकल करते हैं मगर प्लैनेट्स हमारे ट्विंकल नहीं करते, बिकॉज जो प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स जो होते हैं दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ, सो उनके पास से एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं आ रही होती, उनके पास से एक बीम ऑफ लाइट आ रही होती है। बहुत ज्यादा लाइट आने के कारण तुम्हारा रिफ्रैक्शन जो होता है तुम्हारा इफेक्ट नहीं करता। मत करो रे, डिस्ट्रैक्ट मत करो मेरे को। Planets are larger of large size are and are much closer to the earth than the stars, so they can be considered as a collection of large number of point sources of light.
The total variation in the amount of light entering our eye from all these individual points size source will average out to be zero, which nullifies the twinkling effect of each other. ठीक है, स्टार्स में से हमें पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आ रहा था, और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू रिफ्रैक्ट होते हुए हमारे आंखों की तरफ पहुंच रहा था, देन व्हाट हैपेंड, वी सॉ कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्शन होने के कारण ब्राइटनिंग डिमिंग ऑफ लाइट। ठीक है, मगर प्लैनेट से ऐसा नहीं होता। प्लैनेट से एक पूरा का पूरा बीम ऑफ लाइट आ रहा है हमारे पास, नॉट जस्ट अ पॉइंट सोर्स, लाइक हजारों पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट हमारे उस प्लैनेट से हमारे आंखों के पास आ रहे हैं। अगर एक तुम्हारा रिफ्रैक्ट करता है, दूसरा उसको कंपनसेट कर देता है। इसके कारण क्या होता है, वी डोंट सी द dimming, the brightening, the dimming, the brightening, the continuous dimming, the continuous brightening हमें देखने को नहीं मिलता। That is the reason why Jupiter, Saturn, Mars ऐसे प्लैनेट जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में हमें डिम होते हुए नहीं दिखते, उनका जो लाइट है बिल्कुल ब्राइट रहता है। ठीक है, द लाइट इज ऑलवेज ब्राइट। व्हाट आर द टू रीजन फॉर इट? द प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू द अर्थ, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जिनके कारण इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट सोर्स वी कंसिडर देम एज अ रे ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट। हाँ, प्लैनेट प्लैनेट जो उसके ऊपर लाइट गिर रही है उसी को तो रिफ्लेक्ट करके हमारे पास दे रहा है। हाँ? अरे प्लैनेट्स हमारे पास कम है, 9 प्लैनेट्स ही तो है, सॉरी 8 प्लैनेट्स ही तो है ना? 8 प्लैनेट्स है तो हमारे पास कम लाइट होगा। वी हैव मल्टीपल लाइक ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हमारे पास, उसके बारे में वरी मत करो। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट दो? हाँ, एक प्लैनेट से एक बीम ऑफ लाइट आती है, एक स्टार से एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आता है, इसके कारण ही। हाँ, अरे प्लैनेट्स तो बहुत करीब है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। लीनियर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल एक डॉट शेप। हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्लैनेट। हाँ, वो भी तो एक पॉइंट ही तो है हमारे लिए। वहां सन से एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, सन से हमारे ऊपर एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, इट्स नॉट अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सुनो आरिफ, सन एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। सन हमें इतना दूर होने के बाद भी ऑलमोस्ट स्काई में इतना बड़ा देखने को मिलता है। इट इज ह्यूज, बहुत बड़ा है ना? मार्स और वीनस दोनों का डिस्टेंस हमारे सन से बहुत बहुत कम है। वी आर स्टिल ओनली एबल टू सी अ वेरी स्मॉल वीनस, या फिर हाँ मरकुरी। हाँ, हाँ स्काई में मार्स दिखता है। यू जस्ट हैव टू गो आउटसाइड दिल्ली। दिल्ली के बाहर जाओगे तो स्काई बहुत क्लियरली दिखती है, पोल्यूशन बहुत होने के कारण। पोल्यूशन भी नहीं, लाइट पोल्यूशन। यू नीड टू गो अप टू अ प्लेस, जैसे जैसलमेर जाओ, जैसलमेर में बिल्कुल अंधेरे में यू सी द स्काई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेगा। राजस्थान में, उत्तराखंड नहीं रहे जा। हाँ, हाँ पोल्यूशन फ्री प्लेस, या फिर हाँ उत्तराखंड भी ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइट है। माउंट एवरेस्ट पे अगर तुम अपने स्काई को देखोगे ना, हाँ, साउथ में भी यू हैव टू गो टू अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी नहीं है। यू हैव टू बी अवे फ्रॉम द सिटी लाइट्स। केरला में जाओ, फॉरेस्ट में जाओ, फॉरेस्ट बड़े बड़े एकर्स ऑफ फॉरेस्ट में जाओ, वहां पे तुम्हें, हाँ, हाँ वहां पे बहुत, जहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा फॉरेस्ट मिलेंगे, वहां पे बीच में जाओ। इट शुड बी 100,000 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट होना चाहिए। हम्म, ठीक है। नाउ अगला क्या है हमारे पास? सो अनुष्का, ये बात समझ में आई? बहुत देर से शांत बैठी हो। हाँ, देयरफॉर प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंक। क्या? रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या होगा? उठो जल्दी से।
बाप रे बाप, बिल्कुल पागल खाना है, मेरा क्लास बिल्कुल एक पागल खाना है। हम्म, आदित्य चेयर से गिर गया। टेबल। हाँ हाँ। देखो अगर तुम लोग क्वेश्चंस नहीं पूछोगे ना, हाँ डाउट्स है तो पूछो, क्वेश्चंस है तो पूछो, हाँ, वरना मैं हर एक वीडियो में हाँ हाँ, वरना मैं वीडियोस में ह्यूमिलेट कर दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, हाँ सोच लेना। मेरे क्लास में डाउट्स पूछा करो, हमेशा डाउट्स पूछो, अपने डाउट्स को सारे के सारे क्लियर करो। वरना तुम्हारे टेस्ट में जो मार्क्स मिल रहे हैं वो यूट्यूब के अंदर आ जाएगा। नाउ एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वो तो सन से आने के लिए, यहाँ पे अगेन लेट्स गो बैक टू द टैब। ठीक है, यहाँ पे ये है जो है, ये है हमारा अर्थ। ठीक है, I'll make it with green। ये है हमारा अर्थ। अब ये है हमारा होराइजन। ठीक है, दिस इज अवर होराइजन। ठीक है, मान लो स्पेस का ये हमारा होराइजन है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस होराइजन के ऊपर की चीजें देखनी चाहिए, देखने को मिलना चाहिए। होराइजन होता है जैसे तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू, इट इज योर फील्ड ऑफ व्यू। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। लेट अस इमेजिन दैट दिस होल ब्लैंकेट इज द एटमॉस्फेयर। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया, और लेट अस यूज ऑरेंज कलर। ये है हमारा सन। ये सनराइज होने वाला है। ठीक है, हम्म, यहाँ पे ये हमारा सन हो गया। कैन यू सी दिस? दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है ये? हाँ, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा सन। अब सन से जो रेस है वो धीरे 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 करके ऐसे आ रही है, एटमॉस्फेयर के थ्रू आते आते दे आर गेटिंग रिफ्रैक्टेड, ऐसे आके वो रिफ्रैक्ट हो रही है, ऐसे करके रिफ्रैक्ट हो रही है। अरे बहुत दूर है रे, मैं क्या बोलते हैं, बस एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है, हाँ सन से रेज आ रही है, मगर जो है तुम्हारा एटमॉस्फेयर उसे रिफ्रैक्ट करके क्या कर रहा है, वो पोजीशन को यहाँ पे लेके आ रहा है। ठीक है, हाँ, कंटिन्यूस अर्थ का रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखो। एग्जैक्टली exactly. हमारे होराइजन में आने से 2 मिनट पहले क्या होता है, हमारा कंटिन्यूसली ऐसे रिफ्रैक्ट होते हुए बेंड हो रहा है। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज बेंडिंग लाइक दिस। मगर हमें क्या देखने को मिलता है, वी ऑब्जर्व द सन टू बी एट अ हायर प्लेस देन द होराइजन, और ये 2 मिनट का अंतर होता है। दिस इज बेसिकली 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के बाद क्या होता है, सन तो एक्चुअली हमें दिख ही जाता है। और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूं, 2 मिनट बाद तक तुम्हारा यहाँ पे सन अगर होराइजन से बाहर जा चुका है, ठीक है, हाँ, सन हमारे होराइजन से बाहर जा चुका है, देन अगेन क्या होगा, हाँ हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास ऐसे करके, हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है जाने दो। यहाँ से धीरे 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 करके रिफ्रैक्ट हो रहा है, एंड वी आर सीइंग द सन हियर। ठीक है, सो अर्थ हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, द सन का ये एक्चुअल पोजीशन है, ये हमारा अपेरेंट पोजीशन है। हाँ, दिस इज ऑल्सो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन, एंड दिस इज ऑल्सो द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन। ठीक है, सो दिस इज द रीजन फॉर एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है,
हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ बोलो। हाँ, वो सब कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। जब हमारा सनराइज और सनसेट हो रहा होता है ना, जब भी हमारा सनराइज और सनसेट हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम ड्राइंग द अर्थ लाइक दिस एंड दिस इज द एटमॉस्फेयर। ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये हमारा एटमॉस्फेयर है। जब हमारा सूरज यहाँ पे होता है इस पोजीशन में, इस पोजीशन में जब हमारे पास हमारा सूरज होता है, द सन हैज टू ट्रैवल अ मच फर्दर डिस्टेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस उसके रेस को ट्रैवल करने पड़ते हैं टू रीच द अर्थ। ठीक है, हाँ। तो इस समय क्या होता है, इस सन के लाइट में जो सन इज वाइट, सन का लाइट जो होता है वो वाइट होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे वो क्या कर देता है, अपने बहुत सारे कलर्स को खो देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो जाती है। जैसे तुम्हारे पास वायलेट लाइट डिस्पर्स हो गई, इंडिगो लाइट तुम्हारी डिस्पर्स हो गई, और तुम्हारी ब्लू लाइट डिस्पर्स हो गई। मगर ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ये सब कुछ, ग्रीन भी तुम्हारा थोड़ा बहुत चले जाता है। ठीक है, ग्रीन भी तुम्हारा चले जाता है, ग्रीन। ये सारे के सारे तुम्हारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाते हैं। और जो हमें देखने को मिलता है ना हमारी आंखों में, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, येलो, ऑरेंज और रेड बच रहा है। जिसके कारण इन तीनों कलर्स को अगर हम लोग मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, ब्राइट रेड कलर। ब्राइट रेड कलर, येलो ऑरेंज रेड तीनों को हम लोगों ने मिला दिया, सो विल गेट अ ब्राइट सनसेट और सनराइज का कलर देखने को मिलता है। वाई? बिकॉज जब लाइट बहुत हमारे सनराइज और सनसेट में, इट हैज टू ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। एक लार्जर डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना पड़ता है थ्रू द एटमॉस्फेयर। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बहुत सारे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ये सारे के सारे तुम्हारे डिस्पर्स हो जाते हैं, और सिर्फ येलो, ऑरेंज, रेड लाइट हमारे आंखों की तरफ आती है। हाँ, डिस्पर्स होते ही नहीं तो बिल्कुल। अरे आफ्टरनून में देखो ना, यहाँ पे आफ्टरनून में बिल्कुल तुम्हारा व्हाइट कलर का सन होता है एट दी इन दी पीक आफ्टरनून के टाइम पे। पीक आफ्टरनून के टाइम पे यू गेट टू सी अ ब्राइट व्हाइट येलो लाइट, सॉरी, ब्राइट व्हाइट तुम्हारा सन। आंखों को मनोकुल तो डायरेक्टली देख नहीं पाते। ठीक है, ऑरेंजिश, येलोइश, स्लाइटली येलोइश व्हाइट कलर देखने को मिलता है हमारे सन को। ठीक है, क्यों 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 क्यों? बिकॉज हमारा जो सन है ना, हाँ, द सन हियर, उसको हमारे उसके रेस को हमारी तरफ पहुंचने के लिए बहुत कम एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है। इवन सनसेट में भी यही होता है। सनसेट में तुम्हारा अगेन द लाइट हैज टू ट्रैवल अ लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करके एटमॉस्फेयर के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रैवल करके आना पड़ता है उस। इसके कारण अगेन वो अपने सारे के सारे जो लाइट्स है तुम्हारे पास, अगेन वायलेट बाहर निकल गया, इंडिगो बाहर निकल गया, ब्लू तुम्हारा बाहर निकल गया, ग्रीन तुम्हारा बाहर निकल गया। इन सबको मिलाने के बाद जो कलर बनता है ना, वही होता है हमारे स्काई का कलर। इसलिए यूजली ड्यूरिंग द डे, है ना, अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट जब होता है हमारे पास, तुम्हारा जो कलर ऑफ द स्काई बिल्कुल पिच परफेक्ट ब्लू की तरह होता है, अच्छा सा ब्लू कलर का होता है तुम्हारा। ठीक है, और आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल डे, नॉट अ रेनी डे और एनीथिंग लाइक दैट। ऑन अ नॉर्मल डे जो हमारा स्काई हमें देखने को मिलता है ना, इट इज बहुत ब्यूटीफुली ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब जब तुम्हारा सीधा सन हमारे सर के ऊपर होता है, व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ द अर्थ, तो क्या होता है हमारे, दिस इज बेसिकली मिड डे, मिड आफ्टरनून के टाइम पे। ये हो गया तुम्हारा, लेट्स कॉल इट, सन हमारा ईस्ट और वेस्ट को अभी मत देखो, मैं बस ऐसे ही डाल रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे है सनराइज, ये हो गया मेरा सनसेट, और ये हो जाएगा मेरा मिड डे या फिर आफ्टरनून। आफ्टरनून में सन का कलर
और मॉर्निंग और इवनिंग में सन का कलर देखो। आफ्टरनून में सन का कलर कभी भी तुम्हें रेड देखने को नहीं मिलेगा, मगर सनराइज और सनसेट के समय तुम्हारे अर्ली सनराइज देखो। अर्ली सनराइज मतलब पहली किरण जब तुम्हारी आ रही होती है ना, उस समय लाइट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। लोग सनराइज देखने के लिए बीच में क्यों जाते हैं? देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। सूरज हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल ओशन से बाहर निकल रहा है। ओशन से बाहर निकलते वक्त इट इज ट्रैवलिंग द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल, जिसके कारण ऑलमोस्ट सारे के सारे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ये सारे के सारे तुम्हारे डिस्पर्स हो चुके होते हैं। तब आसमान को देखा करो, तब आसमान में रुको, तब आसमान में क्या होता है, तुम्हारा एक बहुत ब्राइट ब्लू कलर देखने को मिलता है, ब्यूटीफुल ब्लू कलर। जब भी तुम्हें चांस मिले, तुम्हें तो चांस बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना? चलो, मैंने तो बहुत, जब भी मैं चेन्नई में रहता था, हम लोग तो बीच में जाते थे। वी यूज्ड टू गो टू द बीच। बीच में जाके सिर्फ और सिर्फ, कोई नहीं, हाथ में कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते थे, हम लोग बस बीच में बैठे रहते थे। वी यूज्ड टू सी द सनराइज। सनराइज देखने के बाद वापस आ जाते थे। हाँ, अरे हम लोग रात को ही वहां पे रहते थे, रात को कहीं ना कहीं घूमते रहते थे, जस्ट टू सी द। यूजुअली क्या होता था, हम लोग लेट नाइट शोज के लिए जाते थे। लेट नाइट शोज में हम लोग ऑलमोस्ट 3 बज जाते थे, क्या शो खत्म होते होते, ठीक है। और 3 बजने के बाद जब घर आने के लिए लोकल ट्रेन चाहिए होता था, क्योंकि कैब में आने के पैसे नहीं होते थे, ठीक है। तो हम लोग वहीं पे बीच में ऐसे पड़े रहते थे ऐसे। बीच के बगल में ही लो, हाँ। नहीं रे, 5 रुपए लगता था। हाँ, 40 किलोमीटर जाने के लिए 5 रुपए लगता था, 20 किलोमीटर जाने के लिए 10 रुपए लगते थे बस। तो हम लोग वहीं पे, तब मैं हम लोग ये सारी की सारी चीजें नोटिस करते थे कि इतना इतना बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे करके जब ऊपर निकल के आता है, बिल्कुल रेड कलर का होता है। और वो कलर कंटिन्यूसली तुम्हारा शिफ्ट होते ही जाता है। जैसे जैसे तुम्हारा सनराइज हो रहा होता है, द कलर ऑफ द सन ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि कम से कम रिफ्रैक्शन हो रहा है तुम्हारे लाइट का, है ना? डिस्पर्शन ऑफ दिस कलर्स तुम्हारा कम होते जाता है, सो यू कैन एक्चुअली सी द सन चेंजिंग इट्स कलर्स। ठीक है, एक्सपीरियंस। मार्स में तुम्हारा एटमॉस्फेयर अनुष्का है ही नहीं। इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। है, मगर इट इज प्रीटी मच नेग्लिजिबल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। मरकुरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, वीनस के पास डेंस एटमॉस्फेयर होता है, मार्स के पास हमारे अर्थ के कंपैरिजन में तो बहुत कम एटमॉस्फेयर है। जुपिटर तो गैस ही है, पूरा का पूरा गैस है वो। इट इज फुल्ली मेड अप ऑफ गैस, इट इज अ गैस जाइंट। सूरज बनना चाहता था मगर सूरज बन नहीं पाया। ठीक है, शैल वी मूव ऑन? Okay, so scattering of light, the deviation of light from its path randomly in all directions when it falls on a particle present in the atmosphere is called the scattering of light. The colors of scattering light depend on the size of the scattering particle and the wavelength of the light. Very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size scatter light of longer wavelength या फिर red light. If the size of the scattering particle is large enough, then the scattered light may even appear white. ठीक है, पार्टिकल का साइज अगर बहुत ज्यादा है तो हमारा वो जो स्कैटर्ड लाइट है व्हाइट कलर का भी दिख सकता है। एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर में जब मैं बोलूं पार्टिकल्स का, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, दे आर स्मॉल इनफ टू डिस्पर्स द, क्या, दे स्मॉल इनफ टू डिस्पर्स द ब्लू लाइट, द वायलेट लाइट। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा स्काई इन सभी के सभी कलर्स का एक मिक्सचर की तरह दिखने को मिलता है हमें। ठीक है, now the blue light present in the sunlight is scattered 10 times more than the red light. Scattering is directly, ये तो तुम्हें चाहिए नहीं, ठीक है। Scattering is directly proportional to diameter the whole to the power of 6. Scattering is inversely proportional to the wavelength of the light to the power of 4. ठीक है, I don't think this is required। ठीक है, तो हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टिंडाल इफेक्ट या फिर टिंडल इफेक्ट। हाँ, टिंडाल, टिंडे,
Tyndall effect या फिर Tyndall effect. Some phenomenon based on the scattering of light. The Tyndall effect. The Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles of smoke, tiny droplets of water, suspended particles of dust, and molecules of air. So, when a beam of light strikes such a fine particles, the path of the beam becomes visible. This happens due to the Tyndall effect. इससे पहले तुम लोगों ने टिंडल इफेक्ट सुना है कहां पे? साइंस में, कोलाइडल और सस्पेंशन में। जब हमारे पास दूध के थ्रू हम लोग लाइट को भेजते हैं, खून के थ्रू हम लोग लाइट को भेजते हैं, मडी वाटर के थ्रू लाइट को भेजते हैं, तो लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। एक लेजर के मदद से मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तुमको। लेजर या फिर हमारे टॉर्च लाइट के इस्तेमाल से हाँ, the particles of the colloidal solution and the suspension are large enough to scatter the beam of light, जिसके कारण हमें लाइट का पाथवे देखने को मिलता है। पानी में, शुगर सोल्यूशन में, सॉल्ट सोल्यूशन में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉल इनफ सो दैट दे डोंट डिस्पर्स द बीम ऑफ लाइट, जिसके कारण लाइट का पाथवे हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, नाउ यही चीज एटमॉस्फेयर में भी होती है। जैसे तुम लोगों ने कभी-कभी देखा होगा, जब आफ्टरनून का समय होता है, तुम्हारा खिड़कियों के कर्टन्स खुले हुए होते हैं, तुम्हें जैसे ही लाइट आती है, जो डस्ट जो तुम्हारे दिल्ली में तो डस्ट हर जगह है ना? डस्ट के थ्रू जब तुम्हारा लाइट आता है, तुम्हारा वो डस्ट मूव होते हुए देखने को मिलता है ना? अगर तुम उस कर्टन को खोल दोगे, दैट इज़ द परफेक्ट लाइट वहाँ पे, परफेक्ट लाइट है वहाँ पे, जहाँ पे वो वाला, वहाँ पे अगर लाइट तुम्हारी, हाँ, वो वाला जो कर्टन है तुम्हारे पास, अगर उसको अगर तुम ओपन कर दोगे, तो यू कैन एक्चुअली व्यू, हाँ यही वाला कर्टन, अगर इसको ओपन कर दोगे, देखो, यू कैन एक्चुअली व्यू द, वहां पे अगर ऐसे देखोगे, जो डर्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, तुम लोगों को वहां पे सस्पेंडेड होते हुए दिखेंगे। क्यों? बिकॉज द डस्ट हैज द एबिलिटी टू स्कैटर। नहीं दिख रहा? हाँ, डस्ट नहीं है क्या रूम के अंदर? ऐसा तो नहीं हो सकता। दिख रहा है रे, मेरे को तो दिख रहा है। नीचे 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 जहां लाइट गिर रही है वहां पे, वो एक पाथवे को देखो वहां पे, जस्ट लुक एट अ पाथवे देयर। एक काम करो, ये जो हैंडकरचीफ है ना, हाँ, इस हैंडकरचीफ को लो, इसके अंदर बहुत सारा धूल है, ठीक है, और वहां पे जाके जस्ट छिड़क दो उसे। हाँ, जस्ट वहां पे जाके, जस्ट वहां पे लाइट के पाथवे में जाके ऐसे छिड़क दो, ऐसे करके। हाँ, छिड़को। देखा? 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 सो बेसिकली द डस्ट हैज द एबिलिटी टू स्कैटर सनलाइट। ठीक है, हाँ, क्लास में आओगे तो पता चलेगा ये कुछ। ठीक है, हाँ, क्लास में आया करो। और हाँ, सो हाँ, वेरी गुड। ठीक है, मतलब क्लास में आने का प्लान ही नहीं है। हाँ, यही बोलना चाहते हो तुम लोग, क्लास में आने का प्लान ही नहीं है। ठीक है, चलो। Why the color of the sky appears blue? During the day, the sky appears blue. This is because the size of the particles in the atmosphere is smaller than the wavelength of visible light. So they scatter the light of shorter wavelengths like blue color. The scattered blue light enters our eyes. It should be noted that sky appears black to the passengers flying above at a very high altitude. अगर बहुत ऊपर तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल काला दिखेगा। जैसे अगर कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर वो बंदा है, तो बिल्कुल स्काई काली दिखती है, बिल्कुल काला दिखता है। तो सन नीचे होता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर तो है नहीं। The International Space Station is rotating at least 100 kilometers, right? 100 kilometers above the Earth's surface. तो हमारा एटमॉस्फेयर वहां जाते जाते खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद, क्योंकि कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही, हमारा जो स्काई है बिल्कुल ब्लैक दिखता है वहां पे। नाउ the sky appears blue and the scattered blue light enters our eyes. It should be noted that the sky is black for passengers flying at a higher altitude because scattering of light is not prominent at such heights due to the absence of particles.
The danger signal light are red in color because red light is the least scattered. ऐसे particles बहुत बहुत इतने बड़े particles बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं, ठीक है। दैट इज द रीजन वाई रेड लाइट जो होता है डेंजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दूर से लोगों को ये रेड लाइट दिखे, ठीक है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ होता है तो लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ, अपना ये जो हजार्ड लाइट डालते हैं। हजार्ड लाइट तुम्हारे कार में कौन से कलर का होता है, ब्लैक रेड कलर का होता है। हजार्ड हजार्ड आगे और पीछे लाल व्हाइट, बिल्कुल रेड कलर तुम्हारा आगे और पीछे चमकने लगता है, ताकि इवन फॉग भी हो, फॉग में भी तुम्हारा वो लाल रंग चमकता रहता है वो, ठीक है। The red light has a wavelength of about 1.8 times greater than the blue light. Clouds appear white because its size is very large as compared to the wavelength of the incident light from the sun. जो क्लाउड जितने भी होते हैं, दे कैन स्कैटर एवरीथिंग, सारी की सारी चीज को स्कैटर कर सकते हैं। अगर सारा का सारा लाइट एक ही साथ स्कैटर होता है तो व्हाट लाइट डू यू सी, यू सी अ व्हाइट लाइट। अगर तुम्हारे आंखों में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एक साथ एक ही इंटेंसिटी में सारे के सारे लाइट्स अगर तुम्हारे आंखों के अंदर जा रहे हैं तो हमें व्हाइट देखने को मिलता है, ठीक है। यू गेट टू सी व्हाइट लाइट, ठीक है। सो अगली क्लास में अगर तुम लोगों को कोई इस चैप्टर में डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो फिर से, खत्म। दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, ठीक है। हाँ, द आई एंड द ब्यूटीफुल ह्यूमन आई एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो तुम लोग मेरे से अगले क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके आओ। हाँ, कमेंट सेक्शन में भी तुम लोग अपने क्वेश्चंस को, डाउट्स को डाल सकते हो। मैंने कमेंट सेक्शन एक्टिवेट कर दिया है, फॉर वीडियोस फॉर किड्स हटा के मैंने नॉर्मल कर दिया है, ठीक है। बहुत कम वीडियोस के लिए मैंने से किया है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे तुम लोग अगर कोई डाउट्स है तुम्हारे पास, हाँ हाँ, वही वो तो बोलना ही, अरे वो बोले तो क्या करेंगे। चलो ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगले ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज विजिट माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करो, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्या ये पॉज में है अभी? अच्छा, अरे मतलब क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा क्यों कर रहा है तुम लोगों को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू। हम्म, एक सेकंड रुको, 3 दबाना होता है, 2 दबाने, एक सेकंड रुको, तुम्हारा